माई, ए माई, रोटी दे दे माई, बस एक निवाला। माई, दे दे माई। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। राधा एक घर से दूसरे घर एक निवाले रोटी के लिए तड़प रही थी। उसकी करुणा भरी आवाज़ सुनकर भी सभी उसे अनसुना कर रहे थे। गांव के ठाकुर के डर से कोई उसे रोटी देने को तैयार ही नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी। उस अंधेरी भरी रात में उसकी करुणा भरी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। ये बात है आज से 40 साल पहले अरावली की तिलहाटी में बसे एक गांव ग्वालपुर से 100-125 घर के बस्ती में मध्यम और निम्न वर्ग भी रहते थे। कुछ के मकान महाजनों के और कुछ के राजपूतों के थे। गांव के जमींदार ठाकुर रतन सिंह का पूरे गांव में दबदबा था। उनकी एक विशाल हवेली भी थी। गांव के ज़्यादातर लोग खेती करते और पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। गांव के एक गरीब मजदूर ने ठाकुर से अपना खेत गिरवी रखकर कर्ज ले रखा था। समय पर बारिश न होने के कारण से फसल बर्बाद होने लगी। भूखों को मरने की नौबत आ गई और आखिरकार खेत ठाकुर ने हड़प लिया। फिर भी कर्जा चुकता न होने के कारण दीनू ने अपना घर भी गिरवी रख दिया और एक दिन दीनू के घर में खाने का एक अन्न तक नहीं था, जिसकी वजह से वे 2 दिन से भूखा था। उसका बच्चा बीमार पड़ चुका था। दीनू ठाकुर के पास गया और मदद की गुहार लगाई। मालिक, घर में खाने का एक दाना नहीं है। 2 दिन से भूखा हूँ। बच्चा बीमार है, भूख से तड़प रहा है। कुछ मदद कर दीजिए मालिक, कुछ मदद कर दीजिए। यह बात सुनकर मालिक ने कहा, देखो दीनू, तुम्हारा पहले के कर्ज के कारण तुम्हारा घर और खेत दोनों मेरे पास गिरवी है। फिर भी तुम्हारा कर्ज अभी तक चुकता नहीं हुआ है और अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मुझे भी कोई रुपया डुबाने का शौक नहीं है। भूख से अगर तुम मरते हो तो मरो, आज नहीं तो कल तुम्हें मरना ही है। और वैसे भी तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रोध से फुफकारते हुए ठाकुर ने खड़क सिंह से कहा, खड़क सिंह, तुम इसके घर जाओ और इसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो। आज से वो घर हमारा है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ रहूँगा? मेरे बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे ठाकुर साहब, रोड पे आ जाएंगे। मगर ठाकुर ने एक नहीं सुनी और फिर ठाकुर उसे अनसुना कर अंदर चला गया। जाते जाते उसने खड़क सिंह को एक गुप्त इशारा भी किया। इशारा समझकर खड़क सिंह लाठी लिया और उसके घर के तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही खड़क सिंह बढ़ रहा था, वैसे ही दीनू ने खड़क सिंह का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कृपया करके मुझे मेरा घर लौटा दीजिए। यह कहकर दीनू खड़क सिंह का पैर और हाथ दोनों पकड़ने लगा। खड़क सिंह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर दीनू छोड़ ही नहीं रहा था, जिसके कारण खड़क सिंह को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसके बाद खड़क सिंह ने जो हाथी हाथ में लिया था, उसी लाठी से दीनू के सर पर वार किया। वह वार काफ़ी जोर से था। उस लाठी की वार की वजह से दीनू का सर फट चुका था। उसके सर से खून टपकने लगा। उसके बाद उसका सर धीरे से एक तरफ लटक चुका था। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी मौत हो चुकी हो। यह सब दृश्य ठाकुर अपनी हवेली की खिड़की से देख रहा था। यह दृश्य देखने के बाद ठाकुर के चेहरे पर एक मुस्कान सी छाई हुई थी। उसके बाद खड़क सिंह दीनू के घर गया और उसका सारा सामान बाहर उठाकर फेंकने लगा। दीनू की बीवी चीख चीख कर रोने लगी। दीनू का छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा भूखा पेट अब दीनू की पत्नी राधा और उसका बच्चा गांव के गलियों में ठोकरे खा रहे थे। उसका बच्चा भूख के मारे बिलबिला रहा था। उसे भूख सहन नहीं हो रहा था। आखिर होगा भी कैसे? कई दिनों से भूखे जो थे। राधा ने सोचा कि गांव वालों से कुछ खाना मांग लेते हैं ताकि अब उसके बच्चे की भूख ठंड हो सके। नवंबर का महीना चल रहा था। सर्दी बढ़ने लगी थी। पता नहीं अचानक बादल घिर गए और जोर जोर से गरजने लगे। देखने में ऐसा लग रहा था मानो
अभी पूरा गांव इस बरसात में डूब जाएगा। धीरे धीरे कुछ बूंदें गिरने लगे। वह बूंदें कब घनघोर बारिश में बदल गए पता ही नहीं चला। रात के 8 बज चुके थे। चांद की हल्की रोशनी के कारण गलियों में भरा हुआ पानी और कीचड़ साफ दिखाई दे रहा था। राधा बारिश से बचने के लिए एक घर के छत के नीचे खड़ी थी। अपने बच्चे को गोदी में लिए उसे चुप करा रही थी और कह रही थी, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। तेरे बापू खाना ढूंढने के लिए गए हैं, वो बस अभी आते ही होंगे। राधा भूख के मारे घर घर जाकर रोटी की गुहार लगाने लगी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं किया। सब ठाकुर के डर के वजह से चुप थे। कठोर भूख के कारण उसके मुन्ने ने भी प्राण त्याग दिए। राधा अपने बच्चे से बेहद प्रेम करती थी, मगर आज उसके हाथ में अपने बच्चे का मृत्यु था। यह देखकर राधा खुद को संभाल न पाई। वह जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी। राधा अपने बच्चे का ये लाश शमशान के पास ले गई और वहां बैठकर गांव वालों की इस दशा को देखकर गांव वाले को बद्दुआएं देने लगी। आखिर भूख से बेहाल राधा रोते रोते चीखते चीखते अपनी जान दे ही दी। राधा के मरने के बाद गांव में 1 हफ्ते तक तो सब ठीक ही चल रहा था, मगर उसके बाद अचानक ही मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव में बसे धीरे धीरे जितने भी जवान लोग थे उन सब की मौतें होने लगी। गांव के बूढ़ों को शक था कि कहीं ना कहीं इस मौत की वजह राधा की मृत आत्मा ही है। इस हादसे की वजह से लोग शाम को घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिए। उसी गांव में सावित्री और उसकी बेटी अकेली ही रहती थी। उसका एक बेटा भी था जो सुगानगढ़ के शहर में एक सरकारी कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में ही रहता था। मोहन महीने 2 महीने में अपने गांव का चक्कर लगाने अपने घर आ जाया करता था। गांव के कुछ अन्य लड़के भी उसी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ते थे। जब उसे गांव से कोई सामान मंगवाना होता या फिर कोई समाचार भेजना होता तो वह अपने दोस्तों के साथ भेज दिया करता था। सावित्री और पुष्पा ने शाम का खाना खाया ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पुष्पा ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोहन का कोई दोस्त खड़ा है। उसने पुष्पा से कहा कि कल सुबह तक मोहन गांव पहुंच जाएगा। यह बात भागकर पुष्पा माँ के पास गई और कहने लगी कि कल मोहन आने वाला है। यह खबर सुनकर सावित्री का चेहरा थोड़ा डर सा हो गया। उसने पुष्पा से कहा कि उसे कह दे कि कल वो ना आए। अभी गांव के हालात ठीक नहीं है। यहाँ रोज कोई ना कोई मर रहा है। अभी यहाँ आना सही समय नहीं है। यह बात सुनकर पुष्पा की आंखों में डर सा छा गया था। पुष्पा जब तक उसके दोस्त से कुछ कहती तब तक उसका दोस्त वहाँ से गायब हो चुका था। किसी तरह रात हुई और सभी अपने घर के अंदर सोने चले गए और कुछ ही समय बाद राधा की वह करुणा भरी आवाज़ वापस सुनाई देने लगी। माई, माई एक रोटी दे दे माई, बस एक रोटी माई दे दे माई। यह आवाज़ सुनकर सभी के डर थरथरा के कांपने लग जाते। सभी लोग घर को कुंडी मारकर ताला मारकर सो जाते। गांव के कुछ युवक ऐसे भी थे जो काफ़ी निडर और साहसी हुआ करते थे, मगर वो समय गांव का ऐसा समय था कि वो लोग भी अपना कदम घर के बाहर निकालने से डर कर कांपने लगते थे। और उसी रात सावित्री ने यह तय कर लिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। वह सुजानगढ़ शहर में भले ही किराए में मकान लेगी, मगर अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी। यह सोचते सोचते सावित्री की कब आंख लग गई और वो सो गई पता ही नहीं चला। फिर अगले ही दिन सुबह पुष्पा जोर जोर से बोलने लगी, माँ माँ भैया आ गए, माँ भैया आ गए। यह बोलकर पुष्पा रसोई घर में अपनी माँ के पास चली गई। सावित्री वहाँ पे खाना बना रही थी। जब उसने ये खबर सुनी तब वह हाथ धोकर बाहर आ ही रही थी कि तब तक मोहन घर के अंदर आ चुका था। मोहन ने सावित्री के पैर छुए
और सावित्री ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे पता है गांव के हालात अभी ठीक नहीं है। यहाँ हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। तू क्यों आया बता। तू तो तेरे को पता है हम लोग भी अभी यहाँ से छोड़कर वहाँ रहने आ रहे हैं। किराए के मकान में रहेंगे और वहीं रहेंगे और वहीं तू पढ़ना, ठीक है? चल तू चले जा अब यहाँ से, जल्दी चले जा। माँ तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ रही हो? अगर गांव वालों के युवक की मौत हो रही है तो उसके पीछे कोई दूसरा कारण होगा। ये भूत प्रेत सब अंधविश्वास है, आप इस पर ज़्यादा विश्वास मत करो माँ। उसी समय मोहन ने अपने कंधे से बैग उतारा और जाकर साइड में रख दिया और जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वो वहाँ से लौटा तब तक खाना लग चुका था। मोहन ने काफ़ी दिनों बाद अपनी माँ के हाथों से बनाया हुआ खाना खाया। उसने भर पेट खाया। उसके बाद जाकर बिस्तर के हवाले हो गया। वह जैसे ही बिस्तर में गया थोड़े समय में उसे नींद आ गई क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। फिर कुछ नींद लेने के बाद शाम 4 बजे वह उठा। उसने घड़ी देखा, चाय पी और तुरंत घर से निकल गया अपने दोस्त से मिलने। वह अपने मित्र रघु से मिलने उसके घर चला गया। घर पर गया। अपने मित्र से मिलने के बाद गांव में होने वाली अकाल मृत्यु के ऊपर चर्चा होने लगी। तभी रघु ने कहा, यार मोहन, ये गांव में जो मौतें हो रही है ना, इसके पीछे ज़रूर उस राधा का ही हाथ है। यार मैंने खुद उसके मुंह से रोटी मांगते हुए सुना है, सच बता रहा हूँ, जबकि वो तो मर चुकी है। गांव वालों ने तो उसे गांव के गलियों में भटकते हुए भी देखा है। वो गांव के ऐसे ही सारे युवक को मार रही है यार। यह बात सुनकर मोहन ने कहा, यार रघु, राधा की मौत भूख के कारण हुई है। मतलब उसे भूख लगी थी इसीलिए, और मरने के बाद भी वह भूख के कारण रोटी ही मांग रही है। क्या पता अगर हम उसे रोटी दे दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और फिर वो कभी वापस ना मांगे। यह सुनकर तभी रघु ने कहा, हो सकता है, लेकिन यार इसमें जान जाने का भी काफ़ी खतरा है। देख, मैं तो तुझे कुछ ऐसा राय नहीं दूंगा, ठीक है? तो ये सब छोड़, अभी घर चलते हैं। फिर इसके तुरंत बाद मोहन ने कहा, अरे नहीं यार, मैं कहाँ ये सब करूँगा। चल ठीक है, मैं जाता हूँ। सही कहा तूने, घर जाना चाहिए अभी, चल। यह कहकर मोहन अपने घर की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में योजना बनाने लगा कि कैसे राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाई जाए। यह सोचते सोचते मोहन का घर आ गया। मोहन अंदर गया, तुरंत कपड़े बदलने लगा। उसके बाद हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाकर वह बिस्तर पर गया और सो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। सावित्री ने घर को अंदर से लॉक कर दिया और जाकर निश्चिंत होकर वह सो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाहर किसी की एक आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी और तभी वही राधा की करुणा भरी आवाज़ चीरने लगी, माई, हे माई, एक रोटी दे दो माई, एक रोटी दे दो। यह आवाज़ मोहन ने सुन लिया। वह सुनकर धीरे से उठा ताकि आवाज़ न हो। वह जाकर खिड़की का एक कपड़ा हटाकर देखने लगा, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ अंधेरा। थोड़े समय बाद उसकी आंखें उस अंधेरे में देखने लायक हो गई और उसे एक किसी की परछाई दिखने लगी। परछाई देख के मालूम पड़ रहा था कि वह हो न हो किसी औरत की ही है। मोहन को यह यकीन हो चुका था कि यह राधा ही है। उसके तुरंत बाद वापस उस गली में राधा की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। यह सुनकर मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं इसे रोटी दे दूं। उसके बाद वह अपनी रसोई की तरफ गया और बचा हुआ 2 रोटी लेकर आया। वह जैसे ही दरवाजे के पास जा रहा था वैसे ही सावित्री की नींद खुल गई। जैसे ही उसने देखा कि उसका बेटा दरवाजे के पास खड़ा है, वह डर के मारे अचानक उठी और चिल्लाते हुए कही कि मोहन, तू वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ, जा, और ये रोटी, खबरदार अगर तू ये घर के बाहर कदम रखा, जाके सो जा। यह कहकर मोहन को सुला दी। उसके तुरंत बाद सावित्री ने घर को दरवाजे को ताले से बंद करके वह चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सो गई।
कुछ समय बाद वापस मोहन उठा और धीरे से अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसकी माँ अब गहरी नींद में सो रही है। उसने अपना हाथ अपनी माँ के तकिए के नीचे डाला और वह चाबी निकाली। उसने धीरे धीरे चाल लिया और वह ताला खोल दिया। वह तुरंत जाकर बाहर गया और एक जगह पे जाकर वह रोटी रखकर आ गया। रोटी रखने के बाद वह वापस ताला मार के वापस वह चाबी अपनी माँ के गर्दन के नीचे तकिए के नीचे रख दिया और जाकर उसी खिड़की के कपड़े को हटाकर देखने लगा। उसने देखा कि थोड़े समय बाद वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में वही रोटियाँ थी। यह देखकर मोहन को यकीन हो गया कि उसकी रोटी राधा ले चुकी है। फिर उसके तुरंत बाद राधा वह रोटी खाने लगी। उसे खाता हुआ देख मोहन को लगा कि ये तो सच में काफ़ी भूखी थी। वह एक भूखे इंसान की तरह रोटी खा रही थी। फिर मोहन देख ही रहा था कि तभी पल भर में उसकी आत्मा पता नहीं गायब सी हो गई और उसके बाद मोहन जाकर निश्चिंत होकर आत्मविश्वास के साथ गर्व महसूस कर कर जाकर सो गया। अगले ही दिन सुबह जब माँ उठी, सावित्री जब उठी, वह मोहन से कहने लगी कि खबरदार अगर तू घर के बाहर आधी रात को गया तो। तभी मोहन आत्मविश्वास के साथ कहने लगा, माँ उसकी अब नौबत नहीं आएगी क्योंकि राधा अब जा चुकी है। सावित्री को विश्वास नहीं हुआ। उसने मोहन से कहा कि ये तू कैसी बातें कर रहा है, तू कहीं कल बाहर तो नहीं गया था। तभी मोहन ने कहा, हाँ माँ, मैं बाहर गया था और वहाँ रोटी रख कर वापस आ गया। मैंने देखा कि वह बहुत भूखी थी। उसने वह रोटी खाई और वो वहाँ से चली गई हमेशा हमेशा के लिए। देखना माँ, आज आधी रात को ना तो राधा की करुणा भरी आवाज़ सुनने को आएगी और अब ना ही गांव वालों को किसी को उससे खतरा है। दिन हर रोज़ की तरह ढलने लगा। धीरे धीरे शाम हुई। शाम के बाद रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने कदम घर के अंदर मोड़ चुके थे। अपने घर को ताला मारकर सभी सो चुके थे। पूरी रात हो गई मगर राधा की उस करुणा भरी आवाज़ सुनाई तक नहीं दी और आखिरकार मोहन के इस साहस के वजह से पूरा गांव अब राधा की आत्मा से सुरक्षित था। दोस्तों, ऐसे ही डरावनी भरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई किस्से हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है, उसमें आप मेल कर सकते हैं अपनी कहानी। हो सकता है अगला वीडियो आपका हो।